पहले ही बताया कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तुम्हारी कदम चूम लेगी, आज नहीं तो कल। तो दोस्तों लगे रहिए हमारे साथ यूट्यूब के इस चैनल पर, डिप्लोमा लेक्चर पर, जो कि जीके जीएस अभी हम लेके चल रहे हैं। दोस्तों जीके जीएस के इस सफर में आप पहुंच गए हैं दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश की तरफ। इतिहास में हम क्या पढ़ रहे हैं? गुलाम वंश, गुलाम वंश। तो दोस्तों एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। अगर आप 1 लोग 5 लोग को भी शेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा शेयर हो जाएगा। तो वीडियो प्लीज़ दोस्तों एक बार शेयर कर दीजिए, और अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों गुलाम वंश की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, गुलाम वंश, मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम हुआ करते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, एलदौच और कुबाचा। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों हम पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को देखे थे 1206 से 1210 तक। उसके बाद आते हैं हम, पहला ये शासक था, फिर उसके बाद हमने आराम शाह को जाना। ये केवल 8 माह तक शासन कर पाए थे आराम शाह। इसके बाद जो दिल्ली के वास्तविक संस्थापक थे, गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक, दिल्ली के गद्दी पे बैठने वाले वास्तविक संस्थापक, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 कहते हैं, वैसे कहीं कहीं इतिहास के कई किताबों में राइटर के हिसाब से आप देखेंगे कहीं कहीं मिलता है 1210, कहीं कहीं 1211। तो 1211 से 1236 तक, 36वीं तक, तो इल्तुतमिश। तो दोस्तों ये इल्तुतमिश जो थे, सबसे पहले इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जब राजगद्दी पे बैठते हैं तो ये अपना राज्याभिषेक और अपनी राजधानी लाहौर में कराते हैं। कहां पे? लाहौर। इन्होंने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? लाहौर बनाई थी। अब जब इल्तुतमिश गद्दी पे बैठते हैं तो ये अपनी राजधानी कहां ले आते हैं? दिल्ली। ये राजधानी कहां बनाते हैं? दिल्ली। तो दोस्तों इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया था। तो इतना आप याद रखिए कि लाहौर को राजधानी सबसे पहले किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित किया था। तो दोस्तों अब इल्तुतमिश के बाद, इल्तुतमिश की मृत्यु जब हो जाती है तो इसके एक पुत्र थे जिनका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज। अब रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पे बैठता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इल्तुतमिश जो थे, इन्होंने 40 तुर्क सरदारों का एक तुर्कान चिहलगानी का गठन किया था। किसका गठन किया था? तुर्कान चिहलगानी। तो इन तुर्कान चिहलगानी 40 तुर्कों का सरदारों का समूह था, जिसने रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर से हटाकर, जो कि एक नकारा शासक हुआ करता था, इसको गद्दी पर से हटा करके रजिया सुल्तान को बैठाया। किसको? रजिया सुल्तान को, जो कि 1236 से 1240 ईस्वी तक गद्दी पर बैठी रही। दोस्तों रजिया सुल्तान जो है ये उस समय भारत की पहली महिला शासिका हुआ करती थी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान को भी इन्हीं तुर्क सरदारों ने एक तरीके से मान लीजिए जैसे कि इन्होंने भी एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र के द्वारा रजिया सुल्तान को कैथल के पास 1240 ईस्वी में इसकी हत्या करा दी। क्या करा दी? हत्या करा दी। उसके बाद बहराम शाह को गद्दी पे बैठाते हैं। बहराम शाह ज्यादा दिन तक नहीं, केवल 40 से लेकर के 42 ईस्वी तक, केवल 40 से लेकर के 42 ईस्वी तक बहराम शाह गद्दी पे बैठते हैं। उसके बाद बहराम शाह भी गद्दी पर से हटा दिए जाते हैं, और बहराम शाह को गद्दी से हटाने के बाद 7वें जो शासक थे वो अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक ईस्वी तक, 1242 से 1240 ईस्वी तक गद्दी पे बैठते हैं। और ये कौन थे? अलाउद्दीन मसूद शाह। इनके बारे में मैंने पहले आपको वीडियो में बताया है कि ये इल्तुतमिश के पौत्र थे। कौन थे ये? पौत्र। तो इल्तुतमिश का पुत्र कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज के पुत्र थे। रुकनुद्दीन फिरोज के पुत्र ये जो थे रुकनुद्दीन फिरोज के पुत्र थे, और इल्तुतमिश के पौत्र हुआ करते थे। कौन? अलाउद्दीन मसूद शाह।
अब अलाउद्दीन मसूद शाह को बलबन ने, किसने? बलबन ने षड्यंत्रों के द्वारा, अब ये 7 तो आपने देख लिया। अब अलाउद्दीन मसूद शाह को बलबन ने अपने षड्यंत्रों के द्वारा हटाया, मतलब उसने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्रों के द्वारा मसूद शाह को गद्दी से हटा करके नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी पे बैठाता है। किसको? नसीरुद्दीन महमूद को 1246 से 65 ईस्वी तक ये राज किया था। तो दोस्तों ये था 8वां शासक। कितना था? 8वां शासक था नसीरुद्दीन महमूद। तो दोस्तों ये आपने देख लिया था। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और गुलाम वंश के अगले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पे कौन बैठता? जो उत्तराधिकारी था आराम शाह था, और आराम शाह के बाद इल्तुतमिश बैठता है, जो कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इसने राजधानी को दिल्ली बनाया, दिल्ली अपनी राजधानी बनाई, और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली को राजधानी इसने बनाया था। तो दिल्ली सल्तनत, हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का इल्तुतमिश था। अब इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पे बैठाते, उत्तराधिकारी था मृत्यु के बाद, लेकिन ये ज्यादा दिन तक गद्दी पे नहीं बैठता है। इसको हटा करके रजिया सुल्तान, जो कि पहला महिला शासिका हुई, इसको गद्दी बैठाते हैं। इसकी हत्या करके बहराम शाह को बैठाता है। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, जो कि रुकनुद्दीन फिरोज के पुत्र और इल्तुतमिश के पौत्र हुआ करते थे, इनको गद्दी पे बैठाया जाता है। इनको भी अब षड्यंत्रों के द्वारा, षड्यंत्र कौन रचता है? बलबन। कौन रचता है? बलबन के षड्यंत्रों द्वारा। तो दोस्तों ये है बलबन। आज हमें जो वीडियो में पढ़ना है वो है बलबन के बारे में। मेन इंपॉर्टेंट हमें क्या पढ़ना है? बलबन के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बलबन को, बलबन के बाद जो और शासक आए उनको भी पढ़ेंगे। तो पहले हमने इतना देख लिया। अब नसीरुद्दीन महमूद को हम देख रहे थे। नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक गद्दी पे बैठता है, लेकिन इस शासन का पूरा बागडोर जो था वो बलबन के पास था। इस शासन का पूरा बागडोर किसके पास था दोस्तों? बलबन के पास था। आप याद करिए, हमेशा के लिए याद होना चाहिए कि ये पहले इतने शासक, अभी मैंने 8 लोग का नाम बताया, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद। अब इसके बाद जो 9वां शासक होगा वो होगा बलबन। दोस्तों अब हम चलते हैं बलबन की तरफ, देख लेते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। और दोस्तों एक बार और कहना चाहूंगा कि वीडियो को जो लोग देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार फिर शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंच पाए। तो दोस्तों आज हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे बलबन के बारे में। बलबन, अब इसके प्रारंभिक इतिहास की बात करते हैं। इसकी जो प्रारंभिक इतिहास के बारे में बात करते हैं कि इसके बचपन का नाम क्या था। इसके बचपन का नाम, तो दोस्तों इसके जो बचपन का नाम था वो था बहाउद्दीन। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि बलबन के बचपन का नाम क्या था, तो बलबन के बचपन का नाम क्या था? बहाउद्दीन। तो दोस्तों ये बहाउद्दीन के नाम से बचपन में जाना जाता था, और ये बाद में इसका क्या नाम बना? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन बाद में से किस नाम से जाना जाने लगा? गयासुद्दीन बलबन के नाम से जाने लगा। इसके आज इतिहास में बहुत बड़ा वर्णन किया गया है। इसके बारे में कहा गया है कि एक ऐसा शासक था जो कि एक सिपाही के रूप में आया था और सिपाही से राजा बन गया था। तो दोस्तों ये है बलबन। आपको इसके बारे में पूरा हम डिटेल बताना चाहेंगे। इसके पिता जो थे, इसके पिता, अब ये इलवारी तुर्क थे। कौन थे ये इलवारी तुर्क थे, और कहते हैं कि इलवारी तुर्क कबीले के सरदार हुआ करते थे। इलवारी तुर्क कबीले के सरदार थे। इनके पिता के बारे में जान लेते हैं कि इनके जो पिता थे वो इलवारी तुर्क कबीले के, एक कबीला हुआ करता था। जैसे इसमें कहते हैं गांव है, तो गांव में एक ग्राम सभा होता है ना, ग्राम पंचायत, तो उसी तरीके से कबीला हुआ करता था। कबीले के सरदार हुआ करते थे इनके पिता। इलवारी तुर्क नाम से एक कबीला हुआ था जिसके उस समय ये सरदार हुआ करते थे। अब बलबन का जब जीवन स्टार्ट होता है, यहां पे आते हैं, तो बलबन कब आता है? इल्तुतमिश के समय। कब आता है? इल्तुतमिश के समय बलबन को लाया जाता है यहां, इल्तुतमिश के समय। तो दोस्तों
जब ये इल्तुतमिश के समय बलबन आता है तो इसको खासदार बनाया गया था इल्तुतमिश के समय में। खासदार, अब ये खासदार क्या होता है दोस्तों? इल्तुतमिश ने बलबन को खासदार बना दिया था। एक सिपाही था, सिपाही को खासदार बनाया था। खासदार का मतलब ये होता है कि व्यक्तिगत सेवक सुल्तान का। सुल्तान का इसका मतलब क्या होता है? सुल्तान का व्यक्तिगत सेवक। व्यक्तिगत सेवक किसका? सुल्तान का। दोस्तों ये जो बलबन था वो सुल्तान का क्या था? व्यक्तिगत सेवक हुआ करता था। अब ये तो थे इल्तुतमिश के समय में, इल्तुतमिश के समय में ही आ गया था ये लगभग जैसा कि इल्तुतमिश के बारे में मैंने आपको बताया 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी। तो ये जो है 32वीं तक बलबन भारत में आ गया था। अब 32 में इसको खासदार के रूप में बनाया गया था। खासदार था किसका? सुल्तान का खासदार मतलब व्यक्तिगत सेवक सुल्तान का हुआ करता था। तो दोस्तों रजिया सुल्तान ने इसको सबसे पहले आमिर ए आखुर, या पढ़ सकते हैं आमिर ए आखुर। तो दोस्तों ये आखुर, आमिर ए आखुर क्या था? घोड़साले का प्रमुख बनाया था। घोड़साले का प्रमुख किसने बनाया था? रजिया सुल्तान ने। तो दोस्तों ये इल्तुतमिश के समय कौन थे? खासदार हुआ करते थे। और रजिया सुल्तान के समय ये आमिर ए आखुर हो गए थे। मतलब कि घोड़साले के प्रमुख हुआ करते थे। जो घोड़साला था पूरा का पूरा सैनिक दल का घोड़साला, उसके प्रमुख हो गए थे कौन? बलबन। तो दोस्तों इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। और इसी के समय रजिया सुल्तान के समय ये आगे बढ़ते गए, लेकिन एक सिपाही के रूप में हुआ करते थे उस समय। अब ये जब आगे बढ़ के गए, जैसे मैंने आपको बताया नसीरुद्दीन महमूद, मैंने आपको क्या बताया था? नसीरुद्दीन महमूद। तो दोस्तों ये जब समय था 1246 से 1265 का समय, ये नसीरुद्दीन महमूद का था। ये कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। समझ में नहीं आ रहा दोस्तों? एक बार यहां देख लीजिए, यहां लिख दे रहा हूं। नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1265। दोस्तों मैंने आपको बताया अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से हटाने का पूरा षड्यंत्र किसका था? बलबन का था। दोस्तों ये जो बलबन था, इसको हटाने के बाद नसीरुद्दीन महमूद को जब गद्दी पर बैठाता है, तो किसी के द्वारा जब किया गया कार्य, अगर जैसे कि आप किसी को पे एहसान करते तो एहसान मानता है, तो इसने एहसान इसका माना। नसीरुद्दीन महमूद ने इसका पूरा का पूरा एहसान माना और मानते हुए ऐसा किया था कि ये नसीरुद्दीन महमूद इसको सबसे प्रमुख बना दिया था। किसका? चालीसा का। चालीसा मैंने आपको बताया था ना, तुर्क अमीरों का एक 40 लोग का समूह। तो चालीसा का मतलब तुर्कान ए चिहलगानी, तुर्कान ए चिहलगानी मतलब 40 तुर्क अमीर सरदारों का समूह। तो 40 तुर्क सरदारों का एक समूह था जिसे तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना जाता था। इन तुर्कान ए चिहलगानियों का जो सबसे प्रमुख था वो था कौन? बलबन बन गया था। कब? नसीरुद्दीन महमूद के समय। अब जो महमूद था वो शमसी वंश का, इसके पहले कौन सा वंश चला था? शमसी वंश। इसको ये भी कह सकते हैं कि जो नसीरुद्दीन महमूद था ये शमसी वंश का सबसे अंतिम, मतलब कि सबसे अंतिम शासक हुआ करता था। इसके बाद बलबन का राज आता है दोस्तों। तो ये जो था नसीरुद्दीन महमूद, इसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उत्तराधिकारी के रूप में कोई नहीं रहा। तो नसीरुद्दीन महमूद के बाद बलबन गद्दी पे बैठता है। दोस्तों जब ये बलबन गद्दी पे बैठता है तो इसने शासन करते समय इसने देखा कि 3 चीजों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी ये थी कि ये एक क्या था? राजकार्य इसका सही नहीं चल रहा था। पहली बार तो आर्थिक स्थिति, राज्य का आर्थिक स्थिति नहीं सही था। दूसरा जो था वो एक सिपाही से बना था राजा, तो सिपाही से राजा बनने पर
कोई भी इसके ऊपर विश्वास न करता, तो इसको कुछ चीज़ें अपनानी पड़ी। और एक तीसरी चीज़ थी, जैसे कि उस समय के मंगोल, उस समय के जो मंगोल हुआ करते थे, वो कुछ अपना अलग तरीके से महिलाओं के ऊपर और विधवा औरतों के ऊपर और बच्चों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। तो इन तीनों चीज़ों को देख करके इसने लौ एवं रक्त नीति अपनाई। कौन सी नीति? लौह एवं रक्त नीति। अब ये दोस्तों लौह एवं रक्त नीति क्या थी कि इसने सभी को डराना सिखाया, मारना, जो भी गलत करता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विधवा महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर अत्याचार, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार। तो जो मंगोल अत्याचारी थे, जो अत्याचार करते थे, उनके प्रति ये बहुत ही क्रूरता से अपना आ गया और क्रूरता अपनाते हुए लौह एवं रक्त नीति अपनाई। कौन सी नीति? लौह एवं रक्त नीति अपनाई। इस नीति के तहत इसने उनका किसी भी मामले में क्षति पहुंचाने में कमी नहीं किया। तो दोस्तों नियाब ए खुदाई, इसको एक और कहते हैं, इसने खुद अपने आप को, इसने खुद बलबन ने, सबसे पहले बलबन के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है कुछ चीज़ें, जैसे कि हम जान लेते हैं बलबन के बारे में, जो कि बहुत जरूरी है। बलबन का इतिहास क्या था? तो बलबन का इतिहास ये था कि इसने 1266 ईस्वी में, कब? 1266 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया था। 1266 ईस्वी में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था, ये आप याद रख लीजिए। और इसकी उपाधियां कुछ थी, इसकी कुछ उपाधियां करती थी, जैसे कि नियाबत ए खुदाई, नियाबत ए खुदाई, नियाबत ए खुदाई, इसने एक उपाधि अपनाई थी। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? नियाबत ए खुदाई मतलब अल्लाह का भेजा हुआ दूत, अल्लाह का भेजा हुआ दूत इसे कहते थे। मतलब नियाबत ए खुदाई या तो अल्लाह का प्रतिनिधि, ये कौन था? अल्लाह का प्रतिनिधि इसे कहा गया। और इसने एक और उपाधि अपनाई, जो कि मैंने अभी बताया था, गयासुद्दीन। इसने पहला तो ये, दूसरा अपनाया था क्या? गयासुद्दीन नाम इसका जो पड़ा। तो ये अपने राज्याभिषेक के बाद ये अपनाया था, ठीक है, गयासुद्दीन। तो ये दो इसने उपाधियां अपनाई थी। और जब ये गद्दी पे बैठता है तो इसकी समस्याएं, 3 समस्याएं हुआ करती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोगों के अंदर डर नहीं था। पहला, लोगों के अंदर क्या नहीं था? डर नहीं था, ठीक। दूसरा क्या था कि आर्थिक स्थिति नहीं सी थी राज्य की, आर्थिक नीति, अपने तरीके से आर्थिक नीति से अपनाया। और तीसरा मैंने क्या बताया कि जैसे कि दिल्ली और राजस्थान के जो मंगोल उसमें हुआ करते थे, दिल्ली और राजस्थान के जो मंगोल हुआ करते थे, वो उस समय महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, महिला, बच्चों और आदिवासियों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे दोस्तों। तब इन तीनों जैसे लोगों के अंदर डर नहीं था, पहला, दूसरा आर्थिक नीति अपनाना, तीसरा महिलाओं और बच्चों पर जो अत्याचार हो रहे थे उसको, तीनों को खत्म करने के लिए इसको लौह एवं रक्त नीति अपनानी पड़ी थी। तो दोस्तों एग्जाम में पूछता है कि लौह एवं रक्त नीति किसने अपनाई थी? तो किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। दोस्तों अब हम चलते हैं, देखते हैं तुर्क जो चालीसा का दमन किसने किया था। किसने क्या किया था? तुर्क चालीसा, मतलब कि चालीसा, मैंने अभी आपको बताया तुर्कान चिहलगानी का दमन किसने किया। तुर्कान चिहलगानी का दमन किसने किया था? दमन मतलब इसको खत्म कर दिया। तो ये खत्म किसने किया था? बलबन ने किया था। तो दोस्तों बलबन के बारे में इतना हमके बहुत जरूरी है कि ये लौह एवं रक्त नीति अपनाया था, नियाबत खुदाई की उपाधि धारण की थी, और तुर्कान चिहलगानी का दमन किया था। तुर्कान चिहलगानी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं पढ़ा रहा था आपको इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश ने तुर्कान चिहलगानी का गठन किया था। तो ये तुर्कान चिहलगानी का दमन क्यों करता है दोस्तों? तुर्कान चिहलगानी खत्म क्यों करता है? ये भी सोचने की बात है। ये इसलिए करता है क्योंकि पूरा का पूरा जैसे कि राजा हुआ करता था, तो जब नसरुद्दीन महमूद राजा था, राज्य अपने से कराया था, तो उसने तुर्कान चिहलगानी का प्रमुख बना दिया था बलबन को। तो बलबन उस समय तुर्कान चिहलगानी का प्रमुख था, तो सारी शक्तियां उसी समय तुर्कान चिहलगानी के अंदर निहित हो गई थी। मतलब जो भी फैसला लेना था तो राजा को फैसला लेना था, लेकिन फैसले का पूरा श्रेय किसको था? तुर्कान चिहलगानी के प्रमुख को। तो तुर्कान चिहलगानी को इसने खत्म कर दिया कि अगर तुर्कान चिहलगानी रहेगा तो इसका राजपाट आगे नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए इसने तुर्कान चिहलगानी को खत्म किया। किसने? बलबन ने तुर्कान चिहलगानी को खत्म कर दिया। अब दोस्तों
अब इसने एक और काम किया था, जैसे कि इसने सिजदा और पैबोस प्रथा अपनाया था। क्या क्या? सिजदा और पैबोस प्रथा अपनाया था। इसने क्या किया दोस्तों? पहला सिजदा और दूसरा पैबोस प्रथा अपनाया। इसका एक और ये काम था। अब दोस्तों तुर्कान चेलगानी को इसने दमन कर दिया। तुर्कान चेलगानी क्या हुआ? खत्म हो गया। अब इसने सिजदा और पैबोस प्रथा चलाया। सिजदा प्रथा क्या था? आप देखते होंगे अभी भी कुछ चीजें कहीं कहीं दिखती हैं कि घुटने के बगल जो लोग बैठ करके ऐसे करते हैं वो होता है सिजदा, और पैबोस क्या होता है? जो कि घुटने के बगल बैठ करके सुल्तान के पैरों को चूमते हैं, वही होता है पैबोस। दोस्तों सिजदा और पैबोस आपको समझ में आ गया होगा, जहां तक मुझे लगता है। घुटने के बगल बैठ करके सलाम करना वो सिजदा होता है, और पैबोस होता है घुटने के बगल बैठ करके सुल्तान के पैरों को चूमना, वो होता है पैबोस। और दोस्तों मतलब सिर झुकाते हैं जो, ये सिजदा, और उसको चूमते हैं जब, वो पैबोस। और एक इसने और काम किया था, नौरोज त्योहार। नौरोज त्योहार दोस्तों ये कहाँ का था? ईरानी त्योहार था। ये कहाँ का त्योहार था? ईरानी त्योहार था नौरोज त्योहार। इसने ये चलाया था नौरोज। उस समय नौरोज त्योहार था। बलबन ने क्या किया? नौरोज त्योहार का प्रचलन कर दिया। अब दोस्तों एक और चीज है कि इसके जो कार्य थे बलबन के पूरे सफलता का क्या रीजन था? इसके शासनकाल के सफलता का रीजन क्या था? तो सफलता का रीजन एक ही था, वरीद ए मुमालिक। वरीद ए मुमालिक, ये इसके शासनकाल की सफलता का प्रमुख रीजन हुआ। अब वरीद ए मुमालिक क्या है दोस्तों? तो इसका प्रमुख गुप्तचर विभाग था। गुप्तचर विभाग, इसी को कहा गया वरीद ए मुमालिक। तो बलबन के कार्यकाल के सफलता का सबसे बड़ा श्रेय जाता है वरीद ए मुमालिक को जाता है। दोस्तों ये हमेशा याद रखिए आप लोग। और उसके बाद बलबन ने मंगोलों के डर से, इसको मंगोलों का बहुत डर था। किसका डर था? मंगोलों का बहुत डर था। तो ये मंगोलों से डरा था। मंगोलों से डर करके इसने पश्चिमोत्तर सीमा पर किले बनवाना स्टार्ट कर दिया। कहां पे? पश्चिमोत्तर सीमा पे इसने किले बनवाना स्टार्ट कर दिया। और मंगोलों का आक्रमण भी हुआ उस समय। मंगोलों का आक्रमण कब हुआ? 1286 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण, जिसमें बलबन के बड़े पुत्र शहजादा मोहम्मद, ये जो थे, इसने मंगोलों के आक्रमण को झेला। और उसी युद्ध में 1286 में मंगोलों के बीच आक्रमण में शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। और इसके मृत्यु के बाद इसने शहीद ए आजम का उपाधि दिया था। किसने? शहीद ए आजम। शहीद ए आजम की उपाधि किसे मिली है? शहजाद मोहम्मद। कौन था? शहजाद मोहम्मद बलबन का बड़ा पुत्र था, जिसको वरीद ए आजम की उपाधि मिली थी। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। दोस्तों अब इसी के समय में अमीर खुसरो भारत आए थे। अमीर खुसरो, एक अमीर खुसरो को मैं कहूंगा, और एक अमीर हसन, दोनों अमीर खुसरो और अमीर हसन इसी के समय में भारत आए थे, इतना आप जान लीजिए। और दोस्तों कहते हैं कि अमीर खुसरो भारत क्या है? अमीर खुसरो और अमीर हसन का जो साहित्यिक जीवन था इसी के समय में स्टार्ट हो गया था, जब ये मंगोलों का आक्रमण हुआ था। और शहजाद मोहम्मद के समय में ही, उस समय इनका क्या बोलते हैं, अमीर खुसरो और अमीर हसन का साहित्यिक जीवन शुरू हो गया था। अब दोस्तों कुछ दिन तक इसका भी चला, और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया 1286 में ये हुआ, और 1287 तक, लगभग 86 या 87 में बलबन की भी मृत्यु हो जाती है। तो बलबन की जब मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो बलबन की मृत्यु के बाद शहजादा मोहम्मद के पुत्र कै खुसरो, क्या नाम था? कै खुसरो। एक बार ये देख लीजिए, बलबन के बारे में देख लीजिए, फिर उसके बाद हम बता देंगे आपको। सबसे पहले बलबन की हम बात करते हैं। बलबन जो है नसरुद्दीन महमूद का प्रमुख, मतलब कि इसने बनाया था जो तुर्कान चेलगानी, उसका प्रमुख हुआ करता था इसी के समय में, नसरुद्दीन महमूद के समय में। अब इसके बाद 1265 में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। तो नसरुद्दीन महमूद का कोई पुत्र नहीं था, ये शमसी वंश का अंतिम शासक हुआ। अब इसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता है बलबन, जो कि पहले क्या हुआ करता था? इल्तुतमिश के समय में एक सैनिक हुआ करता था, खासदार हुआ करता था। रजिया सुल्तान के समय में
घोड़साले का प्रमुख हुआ करता था, वो जाकर के यहाँ गद्दी पे बैठता है। तो गद्दी पे बैठने पे इसके पास बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे लोगों के अंदर डर नहीं था, पहली समस्या। दूसरी समस्या, आर्थिक स्थिति नहीं सही थी राज्य की उस समय। तीसरी समस्या, इसकी सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी उस समय के जो दिल्ली और इस समय कहते हैं दिल्ली और राजस्थान के समय मंगोलों का अत्याचार। मंगोल उस समय विधवा महिलाओं पे और बच्चों पर, औरतों पर, आदिवासियों पर अत्याचार कर रहे थे। तो ये तीन इसकी सबसे बड़ी समस्या थी। इन तीनों समस्याओं को खत्म करने के लिए बलबन ने लौ एवं रक्त नीति अपनाई थी। लौ एवं रक्त नीति अपनाने के बाद इसका कार्यकाल सब सही चलने लगा और इसके कार्यकाल का जो सफलता का श्रेय जाता है वो बरीद-ए-मुमालिक को जाता है। बरीद-ए-मुमालिक क्या था? गुप्तचर इसका विभाग था। तो ये याद कर लीजिए, बरीद-ए-मुमालिक इसका गुप्तचर विभाग था। अब इसने दो ऐसी प्रथाएं चलाई, सिजदा और पैबोस। सिजदा मैंने बताया कि घुटने के बगल बैठ करके, जो घुटने के बगल बैठ करके कहते हैं क्या करते हैं, वो घुटने बगल बैठ जाते हैं, वही समझ लीजिए सुल्तान के सामने घुटने बगल बैठना और सलाम करना, वो होता है सिजदा। और पैबोस होता है सुल्तान के पैरों को चूमना, पैबोस प्रथा होता है। तो सिजदा और पैबोस प्रथा किसने चलाई थी दोस्तों? सिजदा और पैबोस प्रथा चलाई थी बलबन ने। और ईरानी त्योहार जो कि नवरोज था, नवरोज और नवरोज भी कहते हैं, नवरोज, कहीं कहीं नवरोज देता है और कहीं नवरोज देता है। तो नवरोज त्योहार, ईरानी त्योहार को बलबन ने ही चलाया था। और बलबन के समय में ही मंगोलों का आक्रमण अपने अत्याचार के रूप में बहुत ज्यादा हो रहा था। और उस समय जब मंगोलों का आक्रमण हुआ तो शहजाद मोहम्मद, जो कि बलबन का बड़ा पुत्र था, इसने मंगोलों के आक्रमण को देखा और उस समय लड़ाई लड़ी, लेकिन 1286 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके मृत्यु के बाद बलबन ने शहीद-ए-आजम की उपाधि इसको दी। क्या उपाधि? शहीद-ए-आजम की उपाधि इसको प्रदान की। अब दोस्तों इसके कुछ ही समय बाद 1286-1287 में लगभग बलबन की भी मृत्यु हो जाती है। बलबन की मृत्यु के बाद, पहले इतना हमने देख लिया, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शहजाद मोहम्मद बलबन का बड़ा पुत्र था और इसके बड़े पुत्र का लड़का जो था वो कै खुसरो था। कौन था? कै खुसरो था। अब ये कै खुसरो उस समय जो था वो उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी कौन था? कै खुसरो था, क्योंकि इसके बड़े पुत्र का पुत्र था कै खुसरो। लेकिन इसको सुल्तान नहीं बनाया जाता, इसको क्या कहता है? मुल्तान का सूबेदार बनाया जाता है। इसको क्या करते हैं? मुल्तान का सूबेदार। इसको क्या बनाते हैं? मुल्तान का सूबेदार बना करके इसके छोटे पुत्र, मतलब बलबन के छोटे पुत्र के पुत्र कै खुसरो के चाचा के लड़के, जो कि जिसका नाम था कैकुवाद। कौन था? कैकुवाद। कैकुवाद को गद्दी पे बैठाता है। किसको बैठाता है? कैकुवाद को बैठाता कौन है? निजामुद्दीन। कौन बैठाता है दोस्तों? निजामुद्दीन। इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, निजामुद्दीन कौन था। ये था तो जो भी था, लेकिन उसमें प्रमुख था निजामुद्दीन ने भी। जैसे कि बलबन ने, मैंने आपको बताया, बलबन ने षड्यंत्रों के द्वारा अलाउद्दीन मशहूद शाह को गद्दी से हटा करके नसरुद्दीन महमूद को गद्दी बताया था, वैसे ही निजामुद्दीन ने षड्यंत्रों के द्वारा कै खुसरो को सुल्तान न बनने दिया और मुल्तान का सूबेदार बना दिया। क्या किया? मुल्तान का सूबेदार बना दिया और उसके छोटे भाई कैकुवाद को दिल्ली की गद्दी पे बैठा दिया, मतलब कैकुवाद को सुल्तान बना दिया। सुल्तान कौन बन गया? कैकुवाद। अब दोस्तों निजामुद्दीन और कैकुवाद दोनों बिलास्ता के जीवन में लीन हो गए और पूरी तरह से ये एक नालायक शासक हो गए और ऐसे शासक जो कि भारत को सबसे विकट स्थिति में ले जा रहे थे और निजामुद्दीन उसका साथ दे रहा था। लेकिन आपस में इनकी नोकझोंक एक दिन हो गई। आपस में नोकझोंक के कारण कैकुवाद ने निजामुद्दीन को मरवा दिया। कैकुवाद ने क्या किया? निजामुद्दीन को मरा दिया। अब देखिए, ये जो था कैकुवाद, वो 18 वर्ष की अवस्था में गद्दी पे बैठा था। कितने वर्ष के? 18 वर्ष की अवस्था में गद्दी पे बैठा था। कब? 1287 में गद्दी पे बैठता है, 1290 ईस्वी तक राज करता है। और ये भी इतना ज्यादा मदिरापान का प्रयोग करता था और स्त्रियों का प्रयोग करता था, जिसके कारण इसको लकवा मार दिया। क्या कर दिया?
लकवा मार दिया। लकवा मारने के कारण इसकी भी मृत्यु 1290 में हो जाती है। 1290 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद इसके 3 वर्ष के पुत्र, सॉरी 3 माह के पुत्र, माफ करिएगा 3 माह के पुत्र क्यूमर्स, कौन? क्यूमर्स को गद्दी पे बैठाता है। तो दोस्तों क्यूमर्स को गद्दी पे बैठाता है। अब क्यूमर्स का जो संरक्षक था वो था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, ये था इसका संरक्षक। अब ये संरक्षक के रूप में था, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी जो था ये इसके संरक्षक के रूप में कुछ ही दिन रह पाया और इसने इसको बंदी बना लिया। क्या किया? बंदी बना करके हत्या कर दी। बंदी बना के हत्या कर दी और उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना की, हत्या कर दी, तो इलवरी तुर्कों का शासन खत्म हो गया। अब बारी आती है खिलजी वंश। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे खिलजी वंश का पूरा डिटेल। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में क्या क्या बताया, इस वीडियो में हमने बलबन के बारे में बताया। बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा चलाए थे। बलबन ने नौरोज प्रथा, जो कि ईरान का एक त्यौहार है, नौरोज त्यौहार इसने अपनाया था। और बलबन के समय में ही तुर्कान चहलगानी को दमन कर दिया गया, तुर्कान चहलगानी समाप्त कर दिया गया। बलबन के बाद, बलबन के समय 1286 में ही शहजाद मोहम्मद, जो कि इसका बड़ा पुत्र था, उसकी मृत्यु हो जाती है मंगोलों के आक्रमण से। मंगोलों का अत्याचार बढ़ गया था, तो उस समय भी अत्याचार होते हुए मंगोलों के आक्रमण को ये सह नहीं पाया और उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1287 में बलबन की मृत्यु होती है। बलबन की मृत्यु के बाद निजामुद्दीन ने एक षड्यंत्र रचा, षड्यंत्रों के द्वारा, जो कि कैखुसरो उत्तराधिकारी था राज्य का, लेकिन कैखुसरो को मुल्तान का सूबेदार बना देता है और कैकुवाद, जो कि बुगरा खां का पुत्र था, बुगरा खां का पुत्र कैकुवाद, जिसको गद्दी पे बैठाता। गद्दी बैठाने के बाद पुनः ये दोनों साथ में मिलकर विलासिता का जीवन जी रहे थे और इस जीवन में एक दिन इन दोनों के बीच में नोकझोंक हुई। नोकझोंक में कैकुवाद ने निजामुद्दीन को मरवा दिया। मरवाने के बाद तब पर भी ये मदिरापान कर रहे थे बहुत। मदिरापान के चक्कर में 1287 से 1290 तक कार्यकाल रहा, क्योंकि 1290 में ही इसको लकवा मारता है। लकवा मारने की वजह से इसका शरीर शिथिल और ये इसकी मृत्यु हो जाती है। 18 वर्ष की अवस्था में ये गद्दी बैठा था। तो मृत्यु होने के बाद इसके पुत्र क्यूमर्स को गद्दी पे बैठाता है और उसके संरक्षक के रूप में जलालुद्दीन खिलजी को संरक्षक बना दिया जाता है। और जलालुद्दीन खिलजी कुछ ही दिन तक संरक्षक रहता है और इसको पुनः बंदी बना लेता है और बंदी बना करके इसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद जलालुद्दीन ने पूरी तरह से इलवरी तुर्कों का शासन समाप्त किया और अब बारी आ गई खिलजी वंश की। तो दोस्तों ये वीडियो में आज बस इतना ही, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर पे। और वीडियो अगर आप देख लिए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो पाए और हम आपको वीडियो लगातार देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।